नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत से बयानबाज बैक फुट पर फिलहाल तो चले गए, लेकिन ये बयानबाज अपनी ये जो बड़बोलेपन की, बिगड़ैल बोल की जो नीति है, जो हरकत है, उससे बाज आएंगे कि नहीं आएंगे ये देखना होगा। क्योंकि इसके पहले भी कई बार बीजेपी के बड़े नेता इस ओर संकेत दे चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में ये नसीहत देनी पड़ी। और अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का रुख बड़ा सख्त था, सख्त रुख था प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ने दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण की। उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज पर गलत बयानबाजी मत करें। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि पसमानदा और बोहरा मुसलमानों से संपर्क करें, बात करें। और तीसरा, उन्होंने यह भी कह दिया, कोई आपको वोट दे या न दे, लेकिन आप उससे संपर्क साधिए। तीन बड़ी बात। अब इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई है। क्या प्रधानमंत्री हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की जो मुस्लिम विरोधी छवि है उसको खत्म करना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि जो हम नारा दे रहे हैं, सबका 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 सबका, तो उस सबका में भी मुस्लिम समाज जुड़े? चर्चा जोरों पर है, लेकिन यह बात सही है कि एक मजबूत पहल हुई है। प्रधानमंत्री ने दूसरी बात और कही। उन्होंने कहा कि हर फिल्म पर बयानबाजी करना भी ठीक नहीं है। उन्होंने यह तक कहा कि एक नेता है जो हर फिल्म पर बोल देते हैं। जेपी नड्डा ने उनको फोन करके समझाया भी, लेकिन वो बात नहीं आए। लगता है वो नेता बनने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब ऐसे बयानों से बचना होगा। लगता है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुंबई गए थे तो वहां पर जो अभिनेता थे सुनील शेट्टी, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की थी। उन्होंने कहा था, हिंदी फिल्मों के प्रति जो नफरत पैदा की जा रही है उसको खत्म किया जाए। नंबर एक, बॉलीवुड के जो बायकॉट की बात की जा रही है उसे समाप्त किया जाए। और तीसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करके इसको रोके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेश के सिलसिले में मुंबई गए थे और वहां पर सुनील शेट्टी ने यह बात की थी। कहते हैं कि प्रधानमंत्री को ये बात अपील कर गई और उन्होंने अपनी बीजेपी की बैठक में ये नसीहत दे दी कि हर फिल्म पर बयानबाजी करना ठीक नहीं है। आपको मालूम है कि किस तरीके से पठान फिल्म को लेकर के बयानबाजी हुई, चौतरफा बयानबाजी हुई।
खूब राजनीति गरमाई और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि पर भी जो है एक धब्बा लगा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने इस बात की नसीहत दी है। अब इस नसीहत का कितना असर पड़ेगा ये तो देखना है, लेकिन सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में ये जो मुस्लिम विरोधी छवि दूर करने की बात है और बयानबाजी से बचने की बात है, इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं और आपस में नेता भी अब ये कहने लगे हैं कि इससे बचना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह समझ लिया है कि अगर हमको चुनाव के जीत में रिकॉर्ड बनाना है तो सबका साथ लेकर के ही काम करना पड़ेगा और बिना उसके काम चलने वाला भी नहीं है। गुजरात में जिस तरीके से रिकॉर्ड जीत हुई है, उसको देखते हुए जो रिकॉर्ड जीत हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं, उसको देखते हुए अब ये बनाया गया है कि जीत तो लगभग निश्चित है, लेकिन अब हमको जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए और उसके लिए गुजरात में पसमानदा मुस्लिम को मिलाया गया और उसका लाभ मिला। बोहरा मुस्लिम को मनाया गया और उसका भी लाभ मिला। देखिए, ये जो पसमानदा मुस्लिम है, ये मुस्लिम समाज में अति पिछड़ा है, जिसके उत्थान की बात जो है मुख्यमंत्री के रूप में पहले कई बार हमारे योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं, रामपुर में सम्मेलन भी हो चुका है और उसी को प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया गुजरात में, और गुजरात में आगे बढ़ा करके ये देखा गया कि इसका लाभ मिला है। इसीलिए अब जो पसमानदा मुस्लिम समाज का अति पिछड़ा वर्ग है, जिसमें यूँ समझिए कि नाई हैं, जो सफाई कर्मचारी लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो दर्जी का काम करते हैं, जुलाहे का काम करते हैं, ये जो लोग काम करते हैं वो लोग पसमानदा में आते हैं। और दूसरी ओर जो बोहरा मुस्लिम समाज है वो बड़ा संपन्न है, पढ़ा लिखा है और ज्ञानवान है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक नया स्वरूप प्रस्तुत किया है, और जो ये नया स्वरूप जो प्रस्तुत किया है उसके पीछे केवल एक ही धारणा है कि अब किसी से परहेज नहीं, अब किसी से परहेज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुस्लिम समाज से गलत बयानबाजी, फिल्म पर बयानबाजी, इससे अब भाजपा के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बचना होगा। अब देखते हैं कि इसका कितना असर पड़ेगा, लेकिन एक नई दिशा, एक नई धारा, एक नया आयाम तो प्रधानमंत्री ने बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक से दिया ही है, इसमें भी दो राय नहीं है।
अब दूसरी बात यह है कि बीजेपी जो अपने मिशन को लेकर के चल रही है, उसके अनुसार अगर आप देखिए, जो मिशन अपना लेकर के चल रही है 2024 का और यूपी का, तो अब तुरंत सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है यूपी पर। अब यूपी की बीजेपी की जो कार्यकारिणी की जो बैठक है, वो 22 तारीख को, माने 22 जनवरी को ही होगी। इंदिरा गांधी जो सेंटर है लखनऊ में, वहां पर, और उसमें राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता पधारेंगे। और कहा यह जा रहा है कि 80 सीटें जीतनी है, 80 सीटें। इसलिए 80 सीटों को जीतने के लिए बूथ से लेकर के और प्रदेश स्तर तक जो है आमूल चूल परिवर्तन संगठन में किया जाएगा। प्रदेश की जो कार्यकारिणी, प्रदेश के जो पदाधिकारी होंगे, जो मोर्चे के होंगे, उन सब में भारी बदलाव करने की लगातार बात की जा रही है। और कहते हैं इस कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही बड़ी महत्वपूर्ण है। आज ही जिला अध्यक्षों की एक बैठक होनी थी। हालांकि उसका उद्देश्य डाटा मैनेजमेंट था, मोर्चों के अध्यक्षों को भी आज बुलाया गया था, लेकिन उस बैठक को स्थगित कर दिया गया। और यह सब तय हुआ है दिल्ली में कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 माने 80 की 80 सीटें जीती जाए। और यही लिए जो अब तक की जो 14 सीटें हैं वो चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, और उनको अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने एक विशेष अभियान छेड़ रखा है। संगठन मजबूत हो, संगठन में लोगों की भागीदारी हो, संगठन तेजी के साथ आगे बढ़े और बूथ तक मैनेजमेंट अच्छा हो, और हर चुनाव का परिणाम भी चटकदार हो। अब आप देख रहे हैं एमएलसी का चुनाव हो रहा है और किस तरीके से इस चुनाव में भागीदारी हो रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो बदलाव होने जा रहा है, उस बदलाव में कई नेताओं को केंद्र में भेजा जा रहा। इसमें हमारे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भी नाम है कि वो केंद्रीय कमेटी में चले जाएंगे। पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम है। भाजपा के प्रवक्ता अवनीश त्यागी का नाम है, और नाम है गोरखपुर के जिले के जो सांसद है कमलेश पासवान, उनका भी। इनको सबको जेपी नड्डा, और आपको ये भी बता रहे 20 तारीख को जेपी नड्डा वाराणसी आ रहे हैं। दोबारा कार्यभार का जो विस्तार हुआ है उसको देखते हुए वाराणसी आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि उसके बाद ये लोग जो नेता हैं इन्हें केंद्रीय समिति में ले लिया जाएगा। ये बहुत तेजी के साथ चर्चा हो रही है। और दूसरी बात और है जो अति महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के प्रभारी को भी बदलने की बात आ रही है। अभी तक राधा मोहन कार्यभार देख रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब गुजरात के सीआर पाटिल, जिनकी अहम भूमिका गुजरात के चुनाव में रही है, जिन्होंने प्रचंड बहुमत दिलाया है, सीआर पाटिल को अब उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना करके जो है एक नई गणना, नई रीति नीति को बनाने के
प्रयास शुरू हो गए हैं। हम यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 9 राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल करने की रणनीति बना रही है, सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रही है, विवादों से बचने की बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की एकता के लिए नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। कोई कह रहा है कांग्रेस के साथ रहना पड़ेगा और नहीं, काम नहीं चलेगा। कोई कह रहा है नहीं, बिना कांग्रेस के काम चलेगा। और सब अपने अपने राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसी के तहत तेलंगाना में खम्मम में एक रैली हुई। तेलंगाना के खम्मम में एक रैली हुई है, और ये रैली वैसे तो तेलंगाना में जो भारत राष्ट्र समिति है, चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है, उसकी वहां पर सत्ता है। तो तेलंगाना में रैली तो चंद्रशेखर राव की, लेकिन इस रैली में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। इस रैली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे हैं। मतलब सीधा यह है कि विपक्ष के एकता के जो एक नए प्रयास शुरू हुए हैं, इस प्रयास में सपा और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल एक मंच पर आ गए हैं। अब देखना ये मोर्चा कहां तक जाता है। हालांकि ये जो मोर्चा है, इसकी संपत्ति पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी है, और एक नीति ये बनाई गई है कि पहले से किसी को नेता मत बनाओ, न विवाद होंगे, मुद्दा मत बनाओ, न विवाद होंगे, कोई पर साझा एजेंडा मत लाओ, विवाद होंगे। बस करो क्या करना, आपको ये होगा कि आप अपने अपने राज्य में अपनी अपनी शक्ति से ज्यादा लोकसभा की सीटों को प्राप्त कर लें। नेता बाद में चुन लिया जाएगा, लेकिन ये जितने भी लोग हैं, चाहे तेलंगाना, चाहे पश्चिम बंगाल, चाहे समाजवादी पार्टी, ये जितने भी लोग हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, ये सभी लोग कांग्रेस से परहेज कर रहे हैं। और कांग्रेस की भी कुछ पार्टियों से नहीं चल रही। अब देखिए, कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को कतई पसंद नहीं करती। अभी हुआ क्या, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी एक वोट से हार गया। क्यों? इसलिए हार गया कि कांग्रेस ने इस चुनाव का बायकॉट कर दिया, जानबूझ करके। क्योंकि सीधी सी बात यह है, बायकॉट इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच में 36 का आंकड़ा है, और यही 36 के आंकड़े के कारण ही जो विपक्ष है वो आम आदमी पार्टी विपक्ष की एकता में कांग्रेस को नहीं लाना चाहती है, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी से परहेज कर रही है। इसीलिए जो चंद्रशेखर राव तेलंगाना, वो भी नहीं चाहते कि कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन हो,
विपक्षी एकता हो। इसलिए पूरी जोर आजमाइश ये हो रही है कि गैर कांग्रेस, जैसे एक समय पर गैर भाजपा की बात होती थी, एक समय बात होती थी गैर कांग्रेस की, और गैर कांग्रेसवाद की बात करते थे, 1969 से शुरू हुआ। अब गैर भाजपा की बात आ रही, लेकिन विपक्ष में भी गैर कांग्रेसवाद चलेगा, इस तरीके की चर्चाएं भी तेजी के साथ शुरू हो गई हैं। अब विपक्ष के कितने मोर्चे होंगे, विपक्ष कहां खड़ा होगा, क्योंकि शिवसेना जैसे दल अभी भी कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं कर रहा है, और जितने भी राज्य हैं वहां पर लगभग हर राज्य में कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। अगर कांग्रेस की सीटें बढ़ गई और कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में कोई सफलता हासिल की, तो निश्चित रूप से उसका उसे लाभ भी मिलेगा। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।